नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम है बहुत ही जल्द होने वाला है। उसी के संबंध में जो जीके जीएस का पोर्शन है, सिंगल जीके जीएस का जो पोर्शन है, इसके लिए हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस कर करके प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट जब तक चलेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, और आपका एग्जाम बहुत ही जल्द हो जाएगा, ये भी बता दूं। ठीक है, तो आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करने से पहले कुछ चीजें मैं बता देना चाहता हूं, ठीक है? तो उसको 2 मिनट आप सुनेंगे, उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे। देखिए, अगर मैं यूपीपी री एग्जाम की बात करूं तो आपको पता है कि जीके जीएस का अगर सिंगल पोर्शन है तो लगभग 38 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो 38 प्रश्न कहां कहां से आएंगे, किस किस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा? तो वो आपका देखो हिस्ट्री से आएगा, और हिस्ट्री में भी आपका एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, ये 3 सब्जेक्ट हैं, सॉरी 3 अलग अलग पार्ट है। जियोग्राफी की बात करेंगे तो आपका इंडिया का जियोग्राफी, वर्ल्ड का जियोग्राफी। ठीक है, साइंस की बात करेंगे तो इसमें भी 3 पार्ट कर लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड द बायो। ठीक है, पॉलिटी की बात कर लेंगे, इन्वायरमेंट की बात कर लेंगे, इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न अच्छे खासे आते हैं, एग्रीकल्चर वाला पार्ट भी हम लोग लेते हुए चलेंगे, और यूपी जी के से आपको पता ही अच्छे खासे क्वेश्चन बन ही रहे हैं आजकल, करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन। तो ये आपका जीके जीएस वाला पार्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करेगा। ठीक है, और जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको पता है कि मैथ हर कोई कर लेगा, रीजनिंग हर कोई कर लेगा, हिंदी भी हर कोई कर लेगा, लेकिन जो मामला फंसेगा वो जीके जीएस में ही फंसेगा। यही आपको सिलेक्टेड करेगा और डिस्क्वालीफाई करेगा। ठीक, तो अब करना क्या है? जैसा कि आपको पता है कि यूपी रेगुलर क्लासेस में आपको 2 चीजें ऑलरेडी मिल रही हैं। एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट, वो भी खास यूपी पुलिस के लिए, और यूपी जीके स्पेशल उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान, ये भी आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम के लिए स्पेशल। इन दोनों के प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी चल रहे हैं। आज से पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करेंगे जीके जीएस का। और हम लोग करेंगे कैसे प्रैक्टिस सेट? ये सभी पार्ट देखो, आपको पता है यूपी जीके चल रहा है, इसको हटा दो। करंट अफेयर भी मैं नहीं करूंगा, करंट अफेयर तब करेंगे जब आपके एग्जाम बिल्कुल डेट आ जाएगी नजदीक, तब आपको मैं करंट अफेयर का बूस्टर क्लास दे दूंगा, बस उतना ही पढ़ लेना, आराम से हो जाएगा। आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, पॉलिटी, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, इन सभी पार्ट और थोड़ा बहुत स्टैटिक, इन सभी पार्ट से प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा। ठीक है, और वो भी आपके चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज कैसे? चैप्टर वाइज, जैसे मान लीजिए मैंने उठाया हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का एंशिएंट का जो पहला चैप्टर होगा, मिडिवल का पहला चैप्टर होगा, मॉडर्न का पहला चैप्टर होगा, इनसे इनसे प्रश्न उठाए जाएंगे। उसी प्रकार जियोग्राफी से, साइंस से जो जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनके पहले पहले चैप्टर उठाए जाएंगे। उससे बेहतरीन प्रैक्टिस सेट बना है और वो आप सॉल्व करोगे इसी प्रकार। और जैसे कि आपको पता है कि यूपी पुलिस लगभग लगभग अभी 30 दिन बचे हुए हैं। अगर एग्जाम बोल के चलूँ कि जुलाई के लास्ट में, अगस्त में होने वाला है, तो 30 दिन आपके मोटे मोटे बचे हुए हैं, और इन 30 दिनों में 30 चैप्टर तो आराम से सबके कवर ही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसे साइंस में बात करूं तो साइंस में आपके तीनों पार्ट मिला के लगभग 15 चैप्टर बनेंगे। ठीक है, इसी प्रकार पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आपको जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न है उससे आपके सब 10 या 12 चैप्टर बनेंगे। ठीक है, तो इससे आपके रेगुलर अगर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें कई सारी चीजें हैं। आपका प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और चैप्टर वाइज आपको कंटेंट भी मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की पहले प्रश्न से। बहुत ही शांति से पहला सेट है। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है? खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि। अब देखिए, इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये सब। तो इस प्रश्न में बोला गया है हमसे इनडायरेक्टली कि कृषि की शुरुआत कब से मानी जाती है? नव पाषाण काल से कृषि की शुरुआत हुई, पूरा पाषाण काल से हुई, मध्य पाषाण काल से हुई, या प्रोटो ऐतिहासिक काल से हुई? तो ध्यान देना है, जो कृषि की शुरुआत होती है ये आपका नव पाषाण काल से होती है। ठीक है, और कृषि के साक्ष्य की अगर बात करें, कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कृषि के साक्ष्य मिलते हैं भैया मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में पड़ता है मेहरगढ़, यहाँ से कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, उसके बाद अगर मैं मध्य पाषाण काल की बात कर लूँ तो मध्य पाषाण काल में एक प्रश्न बनता है कि पशुपालन की शुरुआत कब से हुई? पशुपालन,
तो पशुपालन की शुरुआत जो है मध्य पाषाण काल से मानी जाती है। और पशुपालन के जो साक्ष्य मिलते हैं ये दो जगह से मिलते हैं, एक आपका आदमगढ़ आदमगढ़ और एक आपका बागोर। ये दो जगह से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आदमगढ़ आपका मध्य प्रदेश में है, बागोर आपका राजस्थान में है। एक नागौर है, अगर आपने पढ़ा हो तो नागौर पंचायती राज व्यवस्था की सबसे पहले शुरुआत हुई थी, ये भी आपका राजस्थान में है। तो बागोर नागौर दोनों राजस्थान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्था की स्थापना की थी? एक चीज बता दूं, अगर आप इस प्रैक्टिस सेट जो ये प्रैक्टिस सेट्स की शुरुआत हुई है, यहां से अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सॉल्व कर ले रहे हो तो समझ लीजिए आपके जीके जीएस बहुत ही बढ़िया है। मैं मॉडरेट टू हार्ड ये क्वेश्चन ज्यादा रखने की प्रैक्टिस करूंगा। ठीक है, जो आपका इजी क्वेश्चन है ये रहेंगे लेकिन बहुत ही कम रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका है री एग्जाम, और री एग्जाम जब भी कभी भी किसी का भी हुआ है तो प्रश्न पहले से हार्ड बनाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए निम्नलिखित में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्था की स्थापना की थी? देखिए हुआ क्या है, अजमेर में एक शिक्षा संस्था सरस्वती शिक्षा मंदिर की स्थापना की थी। वो की थी विग्रहराज ने, विग्रहराज, ऑप्शन सी। विग्रहराज कौन थे? चौहान वंश के शासक थे। ठीक है ना, चौहान वंश के शासक थे। विग्रहराज को और क्या कहा जाता था? इन्हीं को बीसल देव कहा जाता था। बीसल देव क्या बोलते थे? बीसल देव बोलते थे विग्रहराज को। ठीक है, और यही सरस्वती मंदिर नामक स्थान जो शिक्षा संस्था थी इसी को तोड़ दिया गया, तोड़ दिया गया। और तोड़ने के बाद क्या किया गया? तोड़ने के बाद यहीं पर अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया। 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। आपसे पूछा जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या, तो याद रखना ये एक मस्जिद है। मस्जिद आपको ऑप्शन में झोपड़ा भी मिलेगा, तो 2.5 दिन का झोपड़ा, ऑप्शन में भी झोपड़ा, तो झोपड़ा झोपड़ा आप लोग टिक करके चले आओगे, गलत हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है भैया? एक है मस्जिद। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक। तो देखो दिल्ली की बात हो रही है तो आपको पता है कि जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई, दिल्ली सल्तनत तो 1206 में हुई। और दिल्ली सल्तनत में पहला जो वंश आता है वो आता है गुलाम वंश, और गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ध्यान रखना है, गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम शासक, और यही दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक बना। और इसका जो शासनकाल चला कुतुबुद्दीन ऐबक का 1206 से 1210 तक चला था। इसके बाद इल्तुतमिश आ गया था। ठीक है, तो वो आगे की स्टोरी बाद में बताएंगे। अभी केवल एक फ्लो में पहला प्रैक्टिस सेट करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न। राजा राम मोहन राय के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के जनक कहा जाता है, नव हिंदू बाग का जनक कहा जाता है, नव पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। किसने भेजा था? अकबर द्वितीय ने भेजा था। क्यों भेजा था? इनके पेंशन से संबंधित विवाद था, इस वजह से भेजा गया था, पेंशन से संबंधित विवाद। एक चीज और, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? राजा की उपाधि किसने दी? तो ये दी थी भैया अकबर द्वितीय ने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, अकबर द्वितीय ने ही इनको राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? पुर्तगाली। आपको पता है पुर्तगाल से सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा कहाँ आया था? कालीकट आया था, कालीकट। और इसका भव्य स्वागत राजा जमोरिन ने किया था, लेकिन इसने कोई शक्ति स्थापना नहीं की। तो वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है, जिसने शक्ति की स्थापना की भारत में पुर्तगालियों के द्वारा, तो वो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम है इसका? अल्फांसो
अल्फांसो डी अल्बुकर्क। एक आता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, लेकिन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने भी कुछ नहीं किया था, ठीक है। हालांकि शांत जल की नीति अपनाई थी, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये कब आया था भारत? ये आया था 1509 ईस्वी में, पुर्तगालियों का गवर्नर बनकर आया था, ठीक है। नेक्स्ट, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। देखो वास्को डी गामा कब कहाँ पे आया? कालीकट में आया, ये मैं आपको बता चुका हूँ। वास्को डी गामा कालीकट में आया, लेकिन इसका भव्य स्वागत किसने किया था? तो यहाँ का एक हिंदू शासक था जमोरिन, ऑप्शन डी, जमोरिन ने इसका भव्य स्वागत किया था। सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ? जैसा कि मैंने बताया था आपको, मैं जो भी प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ ये चैप्टर वाइज है और मिक्स क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज और मिक्स। जैसे आपने देखा हिस्ट्री समाप्त हो गई, अब आपको हिस्ट्री के प्रश्न नहीं मिलेंगे, अब आपको पॉलिटी के मिलेंगे, उसके बाद इन्वायरमेंट के मिलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से प्रश्न आपको मिलेंगे और कुछ भी छूटेगा नहीं। एग्जाम तक रेगुलर देखोगे तो पूरी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। देखिए संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था। कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का निर्माण हुआ था। तो कैबिनेट मिशन ने जो संविधान सभा के निर्माण किया, संविधान सभा बनाई, तो संविधान सभा का पहला सत्र बोला गया है। तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें कुल बैठकें कितनी हुई थी, इसमें कुल अधिवेशन कितने हुए थे, और इसमें कुल वाचन कितने हुए थे। तो बैठकें हुई थी भैया टोटल 166, अधिवेशन हुए थे 12, वाचन हुए थे 3। तो पहले की बात करें तो पहला या तो बैठक आ जाए, पहला या तो अधिवेशन हो जाए, या पहला वाचन शुरुआत हो जाए। ये होगा भैया 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। और इस समय अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे आप सभी को पता होना चाहिए, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था? गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गवर्नर जनरल जो बना था, ये बना था 1773 का एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट था? रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस एक्ट के तहत पहले तो गवर्नर जनरल का पद बनाया गया, और पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। और पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक। इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। इस कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में कितने लोग थे? 4 सदस्य था पहले तो। कितने सदस्य था? 4 सदस्य। एलिजा इप्पे, एलिजा इप्पा इसका मुख्य न्यायाधीश था। उसके बाद हाइड, चैम्बर एंड द लास्ट लिमेस्टर, इसके 3 अन्य सदस्य थे। ये कौन था? यह अध्यक्ष था। अध्यक्ष क्या बोले? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सीजीआई, ठीक है। बाकी ये सभी अन्य थे तीनों। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कई बार, तो इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? सेम क्वेश्चन जो मैंने बताया अभी, तो वो अधिनियम कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 वाला, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इस सुप्रीम कोर्ट में 4 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट था ये, जिसमें से 1+3 करके आपको लिखना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला प्रश्न कि अंतरिम सरकार, समझिएगा, अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई, गठन कब हुआ, और मुस्लिम लीग कब शामिल हुआ? ये 3 प्रश्न इसके बहुत ही फेमस हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, अगर घोषणा की बात करेंगे तो घोषणा हुई थी 24 अगस्त 1946 को। गठन की बात करेंगे तो 2 सितंबर 1946 को। और अगर लीग कब शामिल हुआ तो ये बात करेंगे 24 अक्टूबर 1946 को। ये तीनों डेटें आपसे पूछी जाती हैं, बार बार अच्छे से याद करना।
लेकिन यहाँ बोला क्या गया है, गठन की बात की गई है, और जहाँ गठन आ जाएगा तो 2 सितंबर 1946, तो सितंबर 1946 पूरी डेट नहीं दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक, नेक्स्ट, भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं? अच्छा प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न और बहुत ही सिंपल प्रश्न। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं तो तट रेखा में स्थित है? तट रेखा का मतलब है जो समुद्र से लग रहे हों, जो समुद्र से लग रहे हों। वैसे कितने हैं? अगर आप बिल्कुल मैप देखोगे तो इस प्रकार का कुछ मैप बनेगा, ठीक है, इस प्रकार का कुछ मैप बनेगा। दक्षिण भारत है ये, कौन सा भारत है भैया? ये दक्षिण भारत है, और दक्षिण भारत के टोटल 9 राज्य ऐसे हैं। कितने राज्य हैं? टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं। जैसे एक आपका गुजरात, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद गोवा, फिर उसके बाद कर्नाटका, फिर उसके बाद केरल, फिर उसके बाद तमिलनाडु, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद उड़ीसा, और फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल। कितने हो गए? गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 इधर हैं, 4 इधर। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत के पश्चिम में कितने राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं, तो 5 है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि सबसे अधिक तट रेखा, सबसे अधिक लंबाई किसकी है? गुजरात की है। सबसे थोड़ी छोटी लंबाई गोवा की है ना, तो ये आपको पता ही होगा, बेसिक है। नेक्स्ट, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है। कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक, उसके बाद ये थोड़ा सा इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी मिक्स क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, कर्क रेखा के उत्तर में है, मकर रेखा के दक्षिण में है, या भूमध्य रेखा के उत्तर में है? अगर आप ये ग्लोब देख रहे हो तो भारत जो अपना है तो वो इस प्रकार है, ये आपके 0 डिग्री है, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा से उत्तर में है, और भारत के बीचों बीच से क्या गुजर रही है? कर्क रेखा गुजर रही है। मकर तो बहुत ही नीचे है, तो मकर का तो रोड ही खत्म हो गया। तो कन्याकुमारी अगर देखा जाए भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, पहला आंसर। तो भूमध्य रेखा ये है 0 डिग्री, और इसके दक्षिण में तो भारत कहीं नहीं है, तो पहला तो बिल्कुल गलत हो गया। कर्क रेखा के उत्तर में है, तो कर्क रेखा तो भारत के बीचों बीच से गुजर रहा है, इसके उत्तर में तो कन्याकुमारी पड़ेगा ही नहीं, ये भी गलत हो गया। मकर रेखा के दक्षिण में है, तो मकर रेखा तो बहुत नीचे है, इसका तो रोल ही खत्म हो गया। भूमध्य रेखा के उत्तर में है, तो भूमध्य रेखा ये रहा भूमध्य रेखा, और इसके उत्तर में ये आप देख रहे हो कन्याकुमारी है, तो मतलब ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है, मैपिंग अगर आपको अच्छे से पता है तो इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, तो भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है ये बताना है। तो देखिए, अगर भारत का दक्षिणी बिंदु की बात करें तो दक्षिणी बिंदु आपका पड़ता है इंदिरा पॉइंट। क्या पड़ता है? इंदिरा पॉइंट। अब ये इंदिरा पॉइंट है कहाँ पर? ये इंदिरा पॉइंट है भैया ग्रेट निकोबार में, समझिएगा। यहाँ पर ये एज अ एक प्रैक्टिस क्लास है, इस वजह से मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अगर आपको किसी भी पॉइंट में दिक्कत करे, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत करे, अगर मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा तो उस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा वहीं पर, अगर नहीं किया होगा तो मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। तो दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में। ग्रेट मतलब होता है बड़ा, तो कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है बड़ा निकोबार, तो उसमें कन्फ्यूजन मत होना। ठीक है, सेम ही है दोनों। है कहाँ पर? 6 डिग्री 45 मिनट में पड़ता है भैया। ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट में ये पड़ता है, और इसके नीचे अब कुछ नहीं है। ग्रेट निकोबार सबसे लास्ट बिंदु है भारत का, अंडमान निकोबार का हिस्सा है। ठीक, तो ये आपको पता होगा। नेक्स्ट, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। मान लीजिए जैसे ये भारत है, तो भारत के 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है। तो भारत में समुद्र को क्या हुआ है कि भारत जो है, या भारत के अलावा कोई भी ऐसा देश है जो समुद्र से लग रहा है, समुद्र से टच हो रहा है। बहुत सारे देश नहीं टच हो रहे, बहुत सारे देश समुद्र से टच हो रहे हैं। तो जो समुद्र से टच हो रहे हैं उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो भारत भी टच हो रहा है, तो भारत को भी कुछ अधिकार दिया गया है। जैसे 12 नॉटिकल मील, भाई समुद्र की जो दूरी मापी जाती है समुद्र में, वो नॉटिकल मील में मापी जाती है। रोड पे किलोमीटर में, और समुद्र में नॉटिकल मील में। 12 नॉटिकल मील, उसके बाद 24 नॉटिकल मील, उसके बाद 200 नॉटिकल मील। तो ये 3 अधिकार दिए गए हैं। 12 नॉटिकल मील जो है इसको बोलते हैं प्रादेशिक सीमा।
प्रादेशिक सीमा। 24 नॉटिकल मील है, इसको बोलते हैं अवक्षीण मंडल, अवक्षीण मंडल। और 200 नॉटिकल मील है, इसको बोलते हैं ईईजेड, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, अब समझिए, जैसे 12 नॉटिकल मील है, इस पे किसी भी देश को पूरा पूरा अधिकार है। जैसे आप मान लो अपना घर बनवाते हो तो उसमें थोड़ा सा बारजा निकलवा लेते हो, है ना। मान लीजिए बिल्डिंग बनी तो आपने ये बारजा निकलवा लिया, बालकनी बना ली इसकी, तो बस है तो आप ही के अधिकार क्षेत्र में, पूरा यूज करो, चाहे गमले रखो, चाहे उसमें बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही है भारत का या किसी भी देश का 12 नॉटिकल मील की स्थिति। 12 नॉटिकल मील मतलब अपना ही पूरा सामान। ठीक है, तो प्रादेशिक सीमा उसको बोलते हैं। 24 नॉटिकल मील में कुछ अधिकार हो जाते हैं, जैसे सीमा शुल्क की वसूली करना है, वित्तीय वसूली करना है, सफाई वगैरह करवाना है, ये सभी। और 200 नॉटिकल मील में कुछ अधिकार बढ़ जाते हैं, जैसे टैक्स वसूलना, उसके बाद नए द्वीपों का निर्माण करना, उसके बाद परमाणु अगर परीक्षण करना है तो वो भी परमाणु परीक्षण भी यहाँ हो सकता है। अब अगर बोल दो कि भाई साहब 200 नॉटिकल मील प्लस हो जाए, तब यहाँ पे आपका यूएन का अधिकार चलेगा। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन का अधिकार चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, तारे का रंग सूचक है, तारे का रंग सूचक है सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का, उसके ताप का। देखो ये वाला प्रश्न बिल्कुल डिक्टो प्रश्न, अगर आपने पिट 2022 वाला अगर पेपर देखा हो उसमें पूछा गया था शायद, मुझे जहां तक याद आ रहा है। ठीक है, तो तारा सूचक है, किसका सूचक है? देखो जितना अगर तारा कोई है, अगर ज्यादा टिमटिमा रहा है इसका मतलब है उसका टेम्परेचर हाई है, तो तारे का चमचमाना टिमटिमाना पूरा उसके ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग समय लगता है। सिंपल क्वेश्चन है, बचपन में बहुत पढ़ा होगा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड टोटल टाइम लगता है, और जो कि 8 मिनट दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन सी इज द राइट। और भारत में पहली बार सूर्य कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। ठीक, चलो नेक्स्ट, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? मैं थोड़ा सा साइंस में ले चलूं, साइंस में ले चलूं, और साइंस में मैं फिजिक्स में ले चलूं, और फिजिक्स में मैं आपको एक रूल समझाऊं, केपलर का ग्रह गति नियम, अगर आपने पढ़ा हो ग्रह गति नियम, केपलर का नियम। तो केपलर का एक नियम है, T² समानुपाते R³। R मतलब है दूरी, T मतलब समय, दूरी जितनी बढ़ेगी तो समय उतना बढ़ेगा। ये आपने अगर पढ़ा हो तो अच्छी बात है, ना पढ़ा हो तो समझ लेना। देखो ये है सूर्य, मान लो ये क्या है? ये सूर्य है। ठीक, उसके बाद ये सभी ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? ग्रहों की संख्या कितनी है? ग्रहों की संख्या 8 है, ये भी आपको पता रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। आप समझिए, सूर्य के बाद, सूर्य से आगे बढ़ते क्रम में आपको ग्रह पता होने चाहिए क्रम से। जैसे ये है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। फिर से बता रहा हूं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्रम है। अब देखो सूर्य के सभी चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, जैसे ये चक्कर लगा रहा है ऐसे, उसके बाद ये चक्कर लगा रहा है, उसके बाद ये लगा रहा है, उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये आ गया, फिर उसके बाद ये आ गया, फिर ये है, और उसके बाद लास्ट में ये। तो जाहिर सी बात है, जो सबसे नज़दीक होगा वो तो तुरंत चक्कर लगा के आ जाएगा, और जो सबसे दूर होगा उसको तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत घूमना पड़ेगा उसको। तो पूछा क्या गया है? वही तो पूछा गया है ना हमसे, पूछा क्या गया है कि भाई सर्वाधिक समय लेता है, तो सर्वाधिक समय कौन लेगा? सबसे लास्ट वाला, और सबसे लास्ट वाला कौन है? वरुण। तो बस ऑप्शन सी इज द राइट। बताओ कितना अच्छा प्रश्न था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। तो सरकार ने ऐसा क्या आरंभ किया है जिससे पर्यावरण के संबंध में हमें शुद्धता या क्वालिटी प्राप्त हो, हमें पता चल सके? आपने
एगमार्क सुना होगा, एगमार्क। एगमार्क सोने की शुद्धता पहचानने में मदद करता है, लेकिन यहाँ पर्यावरण की बात हो रही है। पर्यावरण को हम लोग कहते हैं इकोलॉजी, ठीक। तो बस यहाँ पे इको मार्क दिया हुआ है, ऑप्शन बी इज द राइट। जहां पे इको लग जाए तो समझ लो पर्यावरण से संबंधित कोई भी चीज आने वाली है। इको, इको का मतलब ही है पर्यावरण से संबंधित कुछ भी आने वाला है, ठीक है। जो भी बात हो रही है पर्यावरण से संबंधित हो रही है, बस इतना याद रखो, याद हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिए, सही सुमेलित नहीं है। जैवमंडल पूछे गए हैं, तो कंचनजंगा तो आपका सिक्किम में ही है, कोल्ड डेजर्ट आपका हिमाचल प्रदेश में है, शेषाचलम आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना क्षेत्र में है, और शेषाचलम की पहाड़ियां भी बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है, ध्यान रखना है, ये भी आपका सही है। देहांग देबांग आपका उत्तराखंड में नहीं है, ये आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, और इसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपने अगर नदियां पढ़ी हो कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं, तो बस दिहांग शब्द अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सुमेलित नहीं था, ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट, वायुमंडलीय आर्द्रता मापन के लिए यंत्र होता है। वायुमंडल में आर्द्रता कैसे मापी जाती है, उसका यंत्र क्या है? तो देखो, वायुमंडल में आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर। और एक याद रखना, एक प्रश्न आता है हाइड्रोमीटर, बड़ा कंफ्यूजन होता है दोनों में, एक है हाइग्रो, एक है हाइड्रो, बस यहाँ ग्रो है, यहाँ ड्रो है। तो ये तो वायुमंडल में आर्द्रता मापी जाती है, और इससे मापा जाता है द्रव का घनत्व, द्रव का द्रव का घनत्व। तो द्रव का अपेक्षित घनत्व मापेंगे हाइड्रोमीटर से, और आर्द्रता मापेंगे हाइग्रोमीटर से। पैरोमीटर के, देखो हाइग्रोमीटर हो गया, पैरोमीटर से वायुमंडलीय ताप मापा जाता है, ठीक है। थर्मोमीटर से, तो थर्मामीटर से आपको पता है तापमान मापा जाता है ना। और एनीमोमीटर से वायु का वेग, वायु का वेग, हवा कितनी स्पीड से चल रही है, ये मापा जाता है एनीमोमीटर से, ठीक है। तो तीनों आपको अच्छे से पता हो गए। चलिए आगे देखें। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मात्रा है और एसआई मात्रक है। जैसे दाब, दबाव का जो मात्रक होता है एसआई मात्रक, ये पास्कल होता है, बिल्कुल सही है। जो सही है तो उसको रटना है आपको। लेंस की क्षमता डायोप्टर से मापी जाती है, ये भी सही है। ऊष्मा जूल होता है, बिल्कुल सही है। कार का मात्रक भी जूल होता है, ऊष्मा का मात्रक भी जूल होता है, आपको पता ही होगा। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी नहीं है, क्यूरी एसआई नहीं है, एसआई इसका क्या है, बैक्यूरल, बैक्यूरल, ठीक है। तो एसआई मात्रक क्या है, बैक्यूरल है, ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, ड्यूटीरियम ऑक्साइड को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ड्यूटीरियम ऑक्साइड को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ड्यूटीरियम ऑक्साइड D2O ऐसे लिखा जाता है। और अगर आपने पढ़ा हो हाइड्रोजन, अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं, समस्थानिक, तो आप बोलोगे भाई साहब समस्थानिक 3 है, 1H1 है, 1H2 है, और 1H3 है। हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिक 3 है, जिनके नाम अलग अलग हैं। जैसे पहले का नाम क्या है, प्रोटियम, क्या नाम है, प्रोटियम। दूसरे का नाम है ड्यूटीरियम, और तीसरे का नाम है ट्रीटियम। ट्रीटियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, ड्यूटीरियम जो है आपका भारी जल है। क्या है, भारी जल। ऑप्शन सी इज द राइट। ध्यान रखना, ड्यूटीरियम जो ऑक्साइड है इसको बोलते हैं हार्ड वाटर, भारी जल, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक है? अनुवांशिक, अनुवांशिक क्या होता है? अनुवांशिक रोग होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो ट्रांसफर हो जाए, तो उसको कहते हैं अनुवांशिक। और निम्न में से वर्णांधता जो है वो अनुवांशिक है। वर्णांधता को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है ना। कलर की प्रॉब्लम होती है, आंखों में प्रॉब्लम होती है, तो वो। कैंसर आपको पता ही है, फाइलेरिया, फाइलेरिया में ये फीता कृमि से होता है,
और फीताकृमि एक कवक सॉरी विषाणु है, और ये पैर इसमें फूल जाते हैं, पैर में सूजन आ जाती है अगर मैं बोलूँ तो। ठीक। अब बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, बेरी बेरी आपको पता ही है। नेक्स्ट, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम, सिंपल क्वेश्चन है, क्रोमोसोम की संख्या देखिए यहां पे समझिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी। क्रोमोसोम की संख्या पूछेगा तो दूसरा होगा, क्रोमोसोम कितने जोड़े होते हैं ये दूसरा होगा, लेकिन यहाँ संख्या पूछी गई है। ठीक है, जब भी संख्या पूछी जाए तो 46 करना है, 46 का आधा बोल देंगे 23, तो 23 जोड़े हो जाएंगे। तो क्रोमोसोम की संख्या 46 है, जोड़े में पूछे तो 23 है। ठीक है। नेक्स्ट, पुरुष लिंग का निर्धारण मनुष्य के कौन सा क्रोमोसोम करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। ये है मेल, ये है फीमेल। अब यहां पर थोड़ा डाउट क्लियर करता हूं। पुरुष में कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं? पुरुष में होता है X और Y। महिलाओं में कौन होता है? महिलाओं में कौन होता है? महिलाओं में होता है X और X। महिलाओं में सेम होता है, पुरुषों में अलग अलग होता है। आप समझो, देखो महिलाओं का तो X होता है तो X तो कॉमन हो गया। तो अगर महिला का X पुरुष के X से संबंधित है, पुरुष का X महिला का X मिला, तो यहाँ पे जो पुत्र होगा वो मेल होगा। और वहीं अगर पुरुष का Y और महिला का X, महिला में तो एक ही है, X ही है, मतलब महिला में X मिल गया, तो यहाँ पे जो संतान होगी वो क्या होगी? फीमेल होगी। ठीक है, तो ये आपको डाउट क्लियर रहना चाहिए। तो जो लोग बोलते हैं कि जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि लड़की पैदा हो गई, तो भैया पुरुष हो चाहे महिला, उसका निर्धारण केवल पुरुष के ही क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। ठीक है ना, ध्यान देना है। तो इसमें पुरुष का निर्धारण, पुरुष लिंग का निर्धारण मनुष्य के किसके क्रोमोसोम से? तो वाई क्रोमोसोम से। ठीक है ना, वाई क्रोमोसोम। मैंने शायद उल्टा लिख दिया इसमें, है ना? हाँ, इधर मेल लिखना चाहिए, इधर फीमेल। ठीक, फीमेल और मेल, वाई क्रोमोसोम। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उत्परिवर्तन की इकाई किसको बोलते हैं? उत्परिवर्तन की इकाई क्या है, ये आपसे एक प्रश्न बनता है। और उत्परिवर्तन का प्रतिपादन किसने किया था, ये एक प्रश्न बनता है। तो देखो, उत्परिवर्तन की इकाई होती है म्यूटान। क्या होती है? म्यूटान। अब उत्परिवर्तन के जनक माना जाता है ह्यूगो डी ब्रीज, ह्यूगो डी ब्रीज को। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं? आपको पता है 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है, निजी, सार्वजनिक और मिश्रित। निजी में क्या होता है कि निजी चीज़ों का वर्चस्व होता है, सार्वजनिक में सरकारी चीज़ों का वर्चस्व होता है, मिश्रित में दोनों का होता है। तो क्या है? आधुनिक परंपरागत बिल्कुल नहीं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। नेक्स्ट, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, देखना। बंद अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? जहां पर कहीं भी आयात ना हो, कहीं भी निर्यात ना हो, पूरी तरीके से क्लोज्ड हो जाए। तो आयात निर्यात बंद, ऑप्शन बी, पूरी तरीके से आयात निर्यात बंद हो जाए, उसी बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत स्वीकार किया है? देखिए ध्यान दीजिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो स्वीकार किया गया है वो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ क्या था? भारी उद्योग लगाए गए थे, ये आपको पता होगा क्या हुआ था? भारी उद्योग लगाए गए थे। ठीक है, पंचवर्षीय योजना अच्छे से पढ़ के जाना। तो भारी उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में? द्वितीय में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? ये भी एक प्रश्न बनता है, बहुत ही बेहतरीन। मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक, तो नाम अच्छे से ध्यान रखना है, जॉन मेनॉर्ड। जॉन मेनॉर्ड को मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? चावल, देखो चावल का जब भी सर्वाधिक उत्पादन आ जाए तो पश्चिम बंगाल लगाना है, दूसरे नंबर पे यूपी लगाना है, ठीक है। लेकिन जब भी प्रति हेक्टेयर पूछ ले कि चावल प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन कहाँ पे हो रहा है सर्वाधिक, तो पंजाब लगाना है। प्रति हेक्टेयर जिस फसल के आगे जुड़ जाए तो वो ज़्यादातर पंजाब ही है। जैसे चावल और गेहूं का ज़्यादा पूछा जाता है तो प्रति हेक्टेयर गेहूं भी पंजाब ही है, लेकिन केवल चावल पूछा गया है तो पहले नंबर पश्चिम बंगाल है, सेकेंड यूपी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? असम, गेहूं, उत्तर प्रदेश जूट, केरल रबड़, गुजरात चाय। कौन सा ही सुमेलित है? अब देखो ये एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है और थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लगेगा। क्यों? क्योंकि बोला गया है कौन सा सही है, इसका मतलब है हमें बिल्कुल सटीक पता होना चाहिए। तो देखिए, असम में गेहूं नहीं है। असम किसके लिए प्रसिद्ध है? असम में चाय ज़्यादा हो, चाय के बागान वहाँ पर ज़्यादा है। गुजरात की बात करें तो यहाँ पर कपास और मूंगफली ज़्यादा है, कपास और मूंगफली। तो यहाँ तो चाय गड़बड़ हो गया, तो मतलब ए और डी तो बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे जूट नहीं है। जूट कहाँ पे है? जूट है आपका पश्चिम बंगाल में, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में। और यूपी की अगर बात कर ले पहले नंबर पे तो गेहूं भी है, आम है, गन्ना है, ये सभी जो है पहले नंबर पे है यूपी। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। केरल में क्या है? रबड़ का उत्पादन होता है बहुत ही अच्छी मात्रा में, ठीक। तो रबड़ के उत्पादन के लिए केरल पहले नंबर पे है, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो आज का जो हमारे क्वेश्चन थे वो सभी समाप्त हो गए हैं, सभी समाप्त होते हैं क्वेश्चन। आज हम लोग का पहला सेट था। कैसा लगा सेट? और सेट कैसा लगा ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा ये एक बार जरूर बता देना। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, बढ़िया है कि नहीं? हर टॉपिक से, हर चैप्टर से, हर सब्जेक्ट से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं ताकि जो सब्जेक्ट है वो आपको एक पता चल जाए कि हाँ हमारा क्या क्या बचा हुआ है इसमें, ठीक। इस प्रैक्टिस सेट में हर सेक्शन से क्वेश्चन थे और इसी प्रकार से रेगुलर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन। और धीरे धीरे आपके क्वेश्चन के लेवल भी बढ़ते रहेंगे। और जब इतना प्रैक्टिस सेट कर लोगे तो आराम से चाहे जिस लेवल का पेपर बन जाए कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।